A very good morning to all of you, and with the news that you already know, so that I don't think I have to disclose any news out here. It is just that maybe we can just have a small chit chat on that, and that is CBSE board results are out, and this year being a slightly different kind of a turbulent year. So that interestingly, probably, I can only say probably, has had an impact on the way marking has been done, it seems. क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इतने थोक में एक जैसे नंबर सर हमारा रिजल्ट आ गया 12th का रिजल्ट आ गया, अच्छा 10th का नहीं, तो लाइक थोक पे नंबर आ गया इन द सेंस कि किसी मतलब ऑलमोस्ट 75 to 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आए सुन, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में चारों में 95 या चारों में 96 या 3 में 94 या 4 में 95 और समथिंग लाइक दैट. यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम, let me make it slightly official kind of, this is the first time I am seeing so much of coincidence in the marks across subjects for one particular child across the batch. ये पहली बार हुआ है कि पता चला 40 में से 30 बच्चे को 3 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स, ठीक है ना. तो इस तरीके से पहली बार हुआ है. सो दैट्स सम काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. चेकिंग में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. पिछले साल इलेक्शन हो गए थे, इस साल ये हाँ ये सब भी होगा, ये सब होगा शायद कुछ ऐसे पैरामीटर, अदरवाइज इतना कोइंसिडेंस तो देखो मुश्किल. ठीक है. गुड मॉर्निंग हर्षित लोहानी, भव्या has just sent messages. सोम has asked कि हाईएस्ट कितना आया है. देखो अभी तक का जो हाईएस्ट आया है वो है 98.6. तो लाइक अभी तक का क्या, आई थिंक दैट वुड बी द हाईएस्ट, कि मुझे नहीं लगता कि इससे और हाईएस्ट जाएंगे. ठीक है. देहम गुड मॉर्निंग. तो 98.6 के मार्क्स जो आए हैं उसमें 100 आया है फिजिकल एजुकेशन में, 99 फिजिक्स में, और शायद 98 केमिस्ट्री में, 98 मैथ्स में, और एक सब्जेक्ट में इंग्लिश में शायद 96 या 97. So that turns out to be 98.6%. जसराज आजाद क्या नॉन मेड से ही टॉप किया है? वैसे ये वाला चीज थोड़ा वेरी करता रहता है, हर साल नॉन मेड से टॉप नहीं करते, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम्स का अलग डायनेमिक्स होता है और कंपटीशन का देखो अलग डायनेमिक्स है. तो इस साल हुआ है दैट इज नॉन मेड से ही टॉप किए हैं, क्योंकि कई बार कुछ क्यों काफी सारे नॉन मेड स्टूडेंट्स जो है ना बोर्ड का तैयारी थोड़ा सा लास्ट में जाके इन बल्क कर लेते हैं, तो उसमें कई बार छोटे मोटे पॉइंट छूट जाता है, तो जनरली टॉप नहीं करते हैं. बट इस साल तो खैर किए. और डिपेंड्स है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि टॉप करेंगे ही नॉन मेड से या टॉप नहीं करेंगे नॉन मेड से. देयर इज नो रूल एज सच, है ना. सर किसने टॉप करा हमारे स्कूल से? समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हो? हमारे स्कूल से किसने टॉप करा है? प्रियांशी डे. Priyanshi Day has topped and she has got, as I said, 98.6%. बट उसके क्लोजली फॉलोइंग है, मतलब जैसे प्रियांशी डे के जो मार्क्स है उससे आई थिंक 1-2 मार्क्स पीछे भी 3-4 जने हैं, और उससे 2-3 मार्क्स पीछे भी और भी 2-3 जने हैं. तो लाइक इट्स अ वेरी क्लोजली पैक्ड पार्ट. आई मीन इट्स नॉट दैट टॉप है फिर काफी मार्जिन है, फिर इधर सेकंड है, फिर थर्ड है. ऑल आर लाइक बंच्ड अप टुवर्ड्स द टॉप. एवरेज मार्क्स अगर मैं देखूं तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया है कंपेयर्ड टू लास्ट फ्यू इयर्स बोल रहा हूं मैं. तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन. The reason could be many. It could also be partly because of the mind working that COVID times है, तो थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स चेकिंग करो. This could be possibilities. Let me not क्या बोलेंगे denigrate the performance of children by saying this, कि उनको लगेगा कि अरे इसका मतलब हमारे मार्क्स आप कह रहे हो कि बड़ा चढ़ा क्या है, तो वो नहीं कह रहा हूँ मैं. जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि मे बी इट्स जस्ट ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस साल एवरेज मार्क्स ज्यादा है, तो है, ये तो है. इतना ज्यादा मार्क्स जनरली एवरेज किसी भी साल नहीं आता. रीजन लेट्स नॉट स्पेक्युलेट. अर्नव सेठ की 10th बोर्ड की तैयारी भी 2 महीने में ही करी थी. हाँ बात सही है. मतलब जनरली बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कई बार बच्चे जो है खास करके जो कंपटीशन के ओरिएंटेड है वो जनरली लास्ट बोर्ड में ही करते हैं, बिकॉज आई थिंक पार्टली इट्स आल्सो बिकॉज दे हैव द कॉन्फिडेंस कि देखो क्वेश्चंस तो बोर्ड से काफी ऊपर लेवल का कर ही रहे, इसलिए क्वेश्चंस के लिए तो कोई टेंशन है नहीं. पर हाँ वो डेरिवेशन और फिगर और लेबलिंग और वो सब चीजें थोड़ा सा जो है देखना पड़ता है. उस चक्कर में थोड़ा सा बोर्ड के लिए अलग से भी टाइम पार करना पड़ता है.
Otherwise, so when you are preparing for competitions, means you are already not naturally preparing for boards. There is no different as such technique or something different. It is just the type of questions are different, and that requires a little bit of extra time for specific to boards. That's the only thing that I can say. Om has asked कि ऐसे हो सकता है कि attempted से ज़्यादा marks आ जाए. These are quote unquote very difficult questions. क्योंकि देखो इसका authenticity कैसे होगा. पर हाँ एक दो बार सुना है मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हुए कि मैंने तो सिर्फ 92 का अटेम्प्ट किया है तो मेरा 94 कैसे आ गया. अरे सर सुना स्टूडेंट छोड़ो, मेरे भाई का सुनो ना. उसके 10th में उसने हिंदी में 3 मार्क्स का छोड़ा था और उसके 98 आ गए. नहीं एसएसटी में सॉरी 3 मार्क्स का छूट गया था. That's what I'm saying that 98 आ गए. इस तरीके से है. कई बार कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है. अब इसके पीछे क्या रीजन रहा, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू से. therefore I'm not going to that speculation. ठीक है ना. और क्या रीजन और क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट्स पुट दैट आउट ऑफ डिस्कशन. लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन व्हिच वी वर डूइंग, व्हिच वाज कंस्ट्रेंट मोशन. अभी तो हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जांपल किए थे, तो मे बी वी विल डू वन और टू मोर. So let us say we start with a question which is like this. मैं बस ये कर रहा हूँ कि मास इक्वल कर दिया. इट्स अ रॉड और ये थीटा. ठीक है. फाइंड टेंशन इन द रॉड. टेंशन मींस फोर्स इन द रॉड. टेंशन तो क्या नहीं कहना चाहिए, मैं कंफ्यूज है कि रॉड में तो टेंशन होगा ही नहीं. इस केस में रॉड में तो कंप्रेशन होगा. तो ठीक है, तो टी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा इन दैट केस. बट एनीवे आई एम जस्ट आस्किंग द फोर्स, सो लेट्स पुट दैट असाइड. So I've just kept it like this, and it is just starting. You have to find out the force at this moment in the rod. Okay, that's question number 1. Question number 2 is similar but a little different. There's a guide out here. So this rod can only move through the guide. So 2 questions. Let's start with any one of them. Let me call this question as question number 2 then. सर इसमें एंगल थीटा कौन सा है? हाँ बेटे. सर फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल थीटा. हाँ ये थीटा और ये फाई है, और हमने ऐसे रॉड को रख के छोड़ दिया. So they're going to accelerate. ये इधर एक्सेलरेट करेंगे और ये इधर एक्सेलरेट करेंगे. ठीक है ना. आई मीन एक्चुअली देखा जाए तो अगर कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑन द रॉड, इसका एक्सेलरेशन, सारे चीजें सॉल्व किया जा सकता है. So I'm just asking one part of it, and that is find out the force, because if you are finding out force means you would have had to analyze everything that is per se required in this particular question, isn't it? And शायद ये थोड़ा easier है शायद. What I do is that I just wait for a minute and I allow you to write the equations. क्योंकि equation लिखना ही काफी है, because the question will be slightly long to solve. क्योंकि मैंने कोई values तो दिया नहीं, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री वगैरह, so it will be slightly difficult to solve that way. So therefore I'm leaving it to you to just write down the equations, and then I will write the equations. हाँ वो तो थीटा है, इस थीटा ले लो. This is general question, small and capital. तो दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको इक्वेशन लेना है. This rod is being guided to only come down. This rod cannot go sideways क्योंकि ये गाइड से वो करा गया, उसको कंस्ट्रेन कर दिया गया. It can move only vertically.
ठीक है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सेकंड वाले का आंसर दिया है जसराज ने। ठीक, ध्रुव शर्मा, जसराज ने कुछ आंसर्स दिए। आई एम जस्ट वाचिंग दीज आंसर्स, आई एम नोटिंग दीज आंसर्स टू एनालाइज व्हाट यू आर थिंकिंग एंड ऑल। चलो इससे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट करें। वैसे ये इजियर है, बट क्योंकि ये पहले दिया था तो इजीली करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स दैट विल बी जनरेटेड will be in this direction along the rod F. ये थीटा है, F cos थीटा, F sin थीटा, एक mg भी आएगा, एक mg, और यहाँ पे एक ny या n1। ठीक है ना? So these are the forces, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो therefore पहला इक्वेशन तो मैं लिख लूंगा, and that is F cos theta is equal to इसको a1 लिख लें, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a1 लिख रहा हूं। तो F cos theta will be equal to m into a1। ठीक है ना? और दूसरा आ जाएगा n1 is equal to F sin theta प्लस mg। यानी देखो अननोन्स क्या क्या बिल्डअप होता जा रहा है, वो भी ध्यान रखा जाए। F n1 a1, यानी इनको लेके सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि a1 f और m1 तीन अननोन है, जबकि दो इक्वेशन लिखे। सो वी हैव टू वेट फॉर मोर इक्वेशंस। अब इस पे आ जाते हैं। इस पे अगर आ जाओ तो इन दैट केस ये हो गया f, इस पे ऐसे लगेगा तो इस पे ऐसे लगेगा। And if you look at this is phi, this is theta, so this will become actually equal to phi minus theta। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट होगा along the this thing force का, और एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है ना? और एक mg वाला कंपोनेंट आएगा और एक इधर भी mg वाला कंपोनेंट। ठीक है? तो ये तो हो जाएगा mg sin phi, है ना? और ये हो जाएगा mg cos phi। और एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, एक n2 बना देता हूं। So therefore, if I start writing the equation for this body now, it will become mg sin phi minus f cos theta minus phi। ये हो जाएगा f cos phi minus theta, and this will be f sin phi minus theta। ठीक है? So these are the forces having to mg sin phi minus f cos phi minus theta। f cos phi minus theta is equal to m a2। I'm assuming that it is coming down with an acceleration of a2। ठीक है? ये आ गया, यानी एक और अननोन आ गया a2। अभी तक और कोई अननोन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, a2 अननोन। दूसरा n2, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos phi, इस तरफ तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, mg cos phi प्लस f sin theta माइनस phi। तो एक n2 इंट्रोड्यूस हो, यानी देखो 5 अननोन्स हो गए, 4 इक्वेशंस डायनेमिक्स के आ गए। ये सारे डायनेमिक वाले इक्वेशंस, डायनेमिक मतलब फोर्स रिलेटेड है या नहीं? अब रह गया बस काइनेटिक इक्वेशन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही चीज अप्लाई करेंगे कि क्योंकि दोनों एंड में लीनियर मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी लीनियर मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी लीनियर मोशन हो रहा है, दोनों एंड पे लीनियर मोशन हो रहा है। देयरफॉर उसका फायदा उठाएंगे कि एकदम स्टार्टिंग में अगर देखोगे, इसका एक्सेलरेशन अगर a1 होता है तो ये जो कंपोनेंट अलोंग द रॉड है, और इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसके भी अलोंग द रॉड का जो कंपोनेंट है वो दोनों बराबर। ठीक है ना? तो यानी मैं लिख सकता हूं आराम से, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है। तो यानी पांचवा इक्वेशन हो गया a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 cos
5 minus theta. So these are the 5 equations that we can make for this particular situation. I hope you have got these 5. एक बार टैली करा लो. अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो. Otherwise, you can just have a look at these equations. अब देखो 5 unknown, 5 equations are N2, N1, F, A1, A2. तो A1, A2, N2, F सब आ गया. तो सर लास्ट इक्वेशन एक बार वापस बता दो. लास्ट कौन सा वाला इक्वेशन? सर A1 cos थीटा वाला. हाँ वो एक्चुअली देखो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है. तो अलोंग द रॉड ये वाला कंपोनेंट है. तो ये एंगल कितना है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर. क्यों? वर्टिकली अपोजिट. तो ये जो एंगल है ये थीटा है. एक्चुअली पे जगह नहीं, इसी में ड्रॉ नहीं कर रहा था. ये थीटा है, बहुत कंजेस्टेड है. ठीक है. और ये एंगल 5 माइनस थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन A2 है. इसके भी अलोंग द रॉड क्या कंपोनेंट होगा? A2 cos 5 माइनस थीटा. ठीक है. ओके सर. एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है, लेकिन ये बहुत लंबा है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा था. बट नाउ दैट यू रेज दिस क्यूरियोसिटी, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, अगर याद होगा हमने एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रॉड के अलोंग और थ्रेड के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो बराबर करते हैं. तो उसका एक्चुअल जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो एक्चुअली डिराइव थोड़ा अलग तरीके से होता है. लेट मी डू दैट आल्सो नाउ, क्योंकि हो सकता है कि कल को उसका जरूरत पड़ेगा, तो तब देखेंगे. तो इसमें क्या होगा देखो कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट दिस एज x. ये वाला x है और ये वाला y है. So you know what is x. From this point to this point is x. From this point to this mass is y. और रॉड का लेंथ मान लो l है. ठीक है. तो अगर ये 5 है तो ये क्या होगा? 180 minus 5 है ना. तो we know that cos 180 minus 5 cos थीटा क्या होता है ना, x square plus y square minus l square by 2xy. ठीक है ना. यानी x square plus y square minus l square is equal to 2, या एक काम करो plus 2xy cos 5 is equal to 0. ठीक है. एक्चुअली 180 minus 5 को कर दिया minus cos 5, तो यार अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? 2x dx plus ln x plus 2y dy. तो like differentiating with respect to time. So differentiating with respect to t, ये मिल रहा. ठीक है. माइनस एल स्क्वायर का तो 0 आएगा, इसका तो कुछ नहीं आएगा. प्लस 2x vy cos 5 plus 2vx y cos 5 must be equal to 0. ठीक है ना. अब एक काम करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो. तो स्टार्टिंग में तो अलग चीज है, बट है ना, दोबारा अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा? 2vx का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस 2xax प्लस 2vy का स्क्वायर प्लस 2yay. ठीक है ना. अब इसको भी ऐसे ही कर लो, तो लंबा होगा, क्या करें? प्लस 2vx dy cos 5 प्लस 2x ay cos 5 प्लस 2vx vy cos 5 प्लस 2 ax y cos 5 is equal to 0. अब एकदम स्टार्टिंग में क्या होना, vx vy 0 होता है, तो वो सारे टर्म्स खत्म कर दो. यानी ये क्या बन गया देखो जरा. 2 तो आई थिंक सब में कॉमन है, तो हटा दो. x ax प्लस y ay प्लस 2x ay cos 5. ठीक है. प्लस 2y ax cos 5 is equal to 0. या ठीक है ना. देख लो चीज.
अब ay/ax का रिलेशन यहां से आता है। So मैं आस्क ये cos 180 - 5 वाला इक्वेशन कहां से आया? नहीं, ये तो बेटे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। जैसे अगर a b और c होता है तो ये अगर a होता है, ये a होता है और b होता है, तो कोई सा भी cos निकाल लो तो क्या होता है? cos b, है ना? अगर मान लो b का निकाल तो cos b क्या होता है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ac। या अगर cos a निकालना हो तो क्या होगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। तो cos c निकालना है तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। तो मैं उसी सीक्वेंस को यूज किया, ये पॉइंट्स है, अल्फाबेट्स है, ठीक है। सो आई यूज द cos बेसिक इक्वेशन बेसिकली। हाँ, 2 कैंसिल हो गया था, अच्छा सॉरी, 2 कैंसिल हो गया था, सॉरी सर, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप आया एक्चुअली। अब इसमें तुम ay और वो कर लो तो देखना जो मैंने लिखा है वही आएगा, ठीक है ना। ये जो लिखा है ना मैंने, कहाँ लिखा है मैंने, अच्छा तो मिटा दिया मैंने भाई। वो जो लिखा था ना a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 cos 5 minus theta, once you solve this you will be able to get it. तो ये एक्चुअल कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये एल्जेब्रिक डेफिनेशन है, या कह सकते हो कि एल्जेब्रिक कम ट्रिगोनोमेट्रिक डेफिनेशन या ट्रिगोनोमेट्रिक वे ऑफ डेरिवेशन। तो once you solve this you will be able to get the same relationship। तो कहने मतलब कि एक्चुअल जो है ना इक्वेशन कंस्ट्रेंट से आता है, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज। किसमें भी ऐसे ही होता है that you have some constraint equation which is going to hold for a certain case, and then based on that we can find out the answers। ठीक है, can I rub it off there? और हाँ, रॉड या थ्रेड के केस में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना होता, सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्यों? कि उसके जो कंपोनेंट अलोंग द रॉड या अलोंग द थ्रेड होता है वो दोनों एंड पे बराबर कर देंगे, अगर दोनों एंड पे लीनियर मोशन हो रहा है तो, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड नाउ फॉर दिस वन। इसमें क्या होगा देखो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक तो नॉर्मल एक्शन इसके ऊपर ऐसे आएगा और इस रॉड के ऊपर ऐसे आएगा, है ना। तो अगर ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी इसका कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा n cos थीटा। तो दिस इज बेसिकली थीटा, है ना, n cos थीटा, और ये हो जाएगा इसका z। ठीक है, और इसका क्या आएगा ना, इसका देखना ये जा जाएगा n sin थीटा, और ये आ गया n cos थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है कैपिटल M का, दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ n sin थीटा, क्योंकि बाकी तो फोर्सेस वर्टिकल है ना। So therefore the first equation that I can write is that n sin theta is equal to capital M into a x, और इसका ay, let's say it is coming down by ay। और दूसरा वाले का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल mg minus n cos theta is equal to may। Now see, the unknowns that are coming up in this particular question is 3 unknown हो गए, ax, ay। रॉड प्लेन के अलोंग नहीं जाए, हाँ बेटे, हाँ प्लेन के अलोंग चल, नहीं रॉड वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। नहीं वो नहीं जा पाएगा ना, इसको तो रॉड को तो वर्टिकल ही जाना है, क्योंकि ये जो गाइड्स है साइड में वो उसको गाइड कर रहे हैं कि वो सिर्फ सीधा जा सकता, और कोई तरीके से नहीं जा सकता।
That's why I've written AY. AY is vertical downwards और जो कैपिटल M है वो horizontal जा रहा है, वो है AX. इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा. अभी दो इक्वेशन हो गए लेकिन तीन अननोन है, AX, AY, AN. देखो ऑलरेडी आ चुका. यानी एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है ना? तो उसके लिए मैं एक्चुअली पता है कैसे जज कर रहा हूँ इसको जरा ध्यान से देखो. सपोज ये रॉड अभी यहाँ पे है, तो ये वेज ऐसे है. लेट्स से रॉड थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पे आ गया, तो वेज कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे. यानी वेज ने एक्स डिस्टेंस मूव किया ये, और इसने वाई मूव किया. अब बताओ, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल गया है, ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल गया है, और इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है. तो दिस इज बेसिकली पैरेललोग्राम. तो अगर ये थीटा होता है, लेट्स से, व्हिच इज द केस, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. तो वी कैन इजीली से tan थीटा इज इक्वल टू y by x. अगर मान लो इनिशियली अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, आई कैन इजीली राइट y as half ay into t square and x as half ax into t square in a very small interval of time. ठीक है ना? तो कैंसिल हो गया, तो यानी y by यानी क्या होना, ay is equal to ax into tan theta. ठीक है? तो यानी तीसरा जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गया वो है ay is equal to ax into tan theta. Now have it. अरियंत दास की ये रॉड हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रॉड को ना गाइड किया जा रहा है. यहाँ पे एक गाइड है, ये जो गाइड है ना, ये रॉड को सिर्फ सीधा नीचे आने दे रहा है. ये गाइड अगर नहीं होता तो रॉड तो कुछ भी तरीके से मूव कर सकता, तो हमें कुछ नहीं पता. देन वी डोंट नो एनीथिंग. ये गाइड अगर नहीं होता तो देन वी डोंट नो एनीथिंग. बट गाइड के कारण क्या हो रहा है ना, रॉड इज गोइंग ओनली वर्टिकल. सो यू माइट से कि फिर इसका होगा क्या n sin थीटा? ये जो n sin थीटा है ना, ये समहाउ गाइड उसको साइड से धक्का मार के या फोर्स देके उसको रोक के रखेगा, उसको ऐसे नहीं चलने देगा. दैट्स व्हाट द नेट रिजल्ट इज. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ. आई होप यू गॉट द कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल. चलो आज हम लोग एक नया फोर्स कह रहा हूं और नहीं भी कह रहा हूं. ठीक है ना? उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज pseudo force. Now what is pseudo force actually? Pseudo means actually false. तो यानी ये फोर्स है नहीं, ये फॉल्स फोर्स है. ठीक है? लेकिन इसका सेंस है और इसका लॉजिक है और इसका अंडरस्टैंडिंग भी है. थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए. आई विल टेल यू एन एग्जांपल. सपोज you are sitting on a seat and there's a bus and this bus suddenly accelerates. मान लो बस सडनली एक्सेलरेट करता है तो वी फील लाइक दिस. हमें जैसे बस एक्सेलरेट किया तो हमें ऐसे लग गया. अभी बताओ, क्या हमें पीछे से कोई खींच रहा है क्या? या हमें कोई पीछे की तरफ धक्का मार रहा है क्या? कोई तो धक्का नहीं मार, लेकिन हमें फील तो होता है एक फोर्स. बात समझ रहे ना? यानी हमें एक फोर्स फील होता है, जबकि देखो कोई मुझे अलग से कोई फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं कर रहा कि पीछे से खींच लिया या सामने से धक्का मार दिया. कुछ नहीं हुआ, बस चलना शुरू कर दिया तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिक lunges backwards. So this kind of a sense of force is called as pseudo force. ठीक है? That is a rough idea to begin with. Now let's understand the need for it. है ना? The need is like this, that let's take a case in which suppose there are two observers. There is a chair and there is a person sitting on this. There is a thread and there is a box. This is a bus or some vehicle which is moving with an acceleration e. Now there are two observers
One is standing outside on the ground, and the other is inside. Observer A और observer B. ठीक है? Observer A and observer B. ये जो दो ऑब्जर्वर्स है, सपोज मैंने दोनों का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ध्रुव गुप्ता has made a comment and that is पीछे की तरफ MA. अच्छा, हाँ, I'm just coming to that. Yeah, that's exactly what we're discussing. तो मैं काम करता हूँ, मैं दोनों को बोलता हूँ भाई तुम लोग ना एक काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और न्यूटन्स का इक्वेशन, ठीक है, वो लिखेंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा ना, एक तो टेंशन नजर आएगा, एक वेट नजर आएगा mg, और एक नॉर्मल एक्शन नजर आएगा. देखो, फोर्स सबको सेम नजर आता है. दोबारा सुन लो, फोर्स सबको सेम नजर आता है. क्यों? क्योंकि फोर्स का रीडिंग आता कहां से है? फोर्स का रीडिंग आता है स्प्रिंग बैलेंस से. अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है, तो मैं अगर स्टेशनरी हूं तो अगर मुझे रीडिंग 20 न्यूटन दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहा हूँ लेट से इसके साइड से, तो भी तो मुझे 20 न्यूटन ही दिखेगा. ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैं दौड़ते हुए जा रहा हूं तो मैं साइड पे नजर रख रहा हूँ स्प्रिंग बैलेंस पे, तो मुझे अलग रीडिंग नजर आएगा, और अगर मैं स्टेशनरी होकर पढ़ता हूं तो अलग रीडिंग आएगा. तो कुछ नहीं. So therefore, the reading of a spring balance, which is supposed to be the magnitude of the force, will be read by all observers in the same way, and therefore the results will be also the same. यानी दौड़ता हुआ बंदा वो भी अगर 20 न्यूटन देख रहा है, तो जो स्टेशनरी बंदा है वो भी 20 न्यूटन दिखेंगे, और अगर कोई पीछे की तरफ जा रहा है वो भी 20 न्यूटन ही देखेंगे, अगर स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग 20 न्यूटन है तो. Of course, I am taking all precautions and all, errors ना and all, so those are presumed. अब मैं काम करता हूँ, ए को बोलता हूँ तुम इक्वेशन लिखो. तो ए को क्या नजर आ रहा है? ए को नजर आ रहा है ये बॉक्स गाड़ी के साथ एक्सेलरेशन ए से चला गया, लेकिन ए को वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा. इसलिए ए का इक्वेशन हो जाएगा, ऑब्जर्वर ए का इक्वेशन एक्स का और वाई का ये होगा क्या, t इज इक्वल टू ma, और y का इक्वेशन हो जाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू 0. द प्रॉब्लम इज विद ऑब्जर्वर बी. ऑब्जर्वर बी उसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए अगर वो स्प्रिंग बैलेंस से इनका रीडिंग देखते हैं तो उसको तो वही रीडिंग नजर आएगा जो कि ऑब्जर्वर ए को नजर आया. लेकिन ऑब्जर्वर बी तो एक्सेलरेशन देखेंगे. क्यों भाई? अगर एक बस के अंदर, एक ट्रक के अंदर एक सामान पड़ा हुआ है और मैं अगर उसी ट्रक में बैठा हूं, तो मेरे हिसाब से तो मेरे रेस्पेक्ट में मतलब सामान रेस्ट पे. तो his equations will be different. His equations will be t is equal to m into 0, and in the y-axis there is no difference. अब एक प्रॉब्लम आ गया, इस बंदे का x का इक्वेशन तो गलत हो गया. क्यों? क्योंकि देखो t का रीडिंग तो उसको भी दिखाई देगा, इसलिए ऐसे नहीं कि t 0 दिख रहा है उसको, नहीं, t उसको वही रीडिंग दिखाई देगा जो कि a को दिखाई दिया था. तो देखो इसको तो t का वैल्यू नॉन जीरो आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड तो जीरो आ रहा है. As per the observation of B, this is what his equation would be, and there is something wrong. There is something wrong. यानी न्यूटन्स लॉ ये ढंग से नहीं लिख पाएंगे. इस टाइप के जो ऑब्जर्वर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, यानी इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? जब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 होता है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने एक्सेलरेशन बोला है, मैंने रेस्ट नहीं बोला. मैंने ये नहीं बोला कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रहना पड़ेगा, नो, उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए. दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया. चलो अच्छी बात है. और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल. मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर अगर नॉन जीरो है. तो ये प्रॉब्लम जो आया है इक्वेशन को लेके, वो इसके लिए नहीं आया, इसके लिए आया. यानी अगर एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इक्वेशन में गड़बड़ी है, और एकदम तुरंत पता चल जाए कि हाँ इक्वेशन गड़बड़ है. अब ये ऑब्जर्वर तो बहुत दुखी हो गया, ये तो सीधे न्यूटन के पास पहुंच गया, भाई ये आपने क्या किया, हम तो इक्वेशन में कोई गलती कर नहीं रहे और आपका तो इक्वेशन गलत आ रहा है, ये क्या चक्कर है? तो न्यूटन ने बोला भाई देखो, तुम इक्वेशन सही नहीं लिख सकते, तुम्हारे इक्वेशन में तो गलती ही होंगी. नाउ दिस ऑब्जर्वर बिकेम वेरी सैड.
कि सर ये क्या बात कर रहे हो, हम तो आप ही के फैन हैं और आप मना कर रहे हो हमें इक्वेशन लिखते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन। अब आप मना कर रहे हो हमें कि आपका इक्वेशन कभी भी सही नहीं होगा। हमने तो पूरा पढ़ लिया, सारे टॉपिक आपने जो बुक लिखा है सब पढ़ लिया, सब एक एक लाइन समझ में भी आ गया, हमारे इक्वेशन सही नहीं आ रहे तो बहुत गलत बात। तो न्यूटन बोला कि एक काम करो, मुझे थोड़ा समय दो सोचने का, क्योंकि इक्वेशन तो तुम्हारा सही हो नहीं सकता क्योंकि तुम एक्सेलरेटिंग हो। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं, मुझे तो बस के अंदर बिठा दिया तो मैं तो एक्सेलरेटिंग रहूंगा ही, क्यों, क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रहा है तो मेरा क्या गलती है उसमें, मैं अपने जानबूझ के तो नहीं कुछ कर रहा हूं। तो न्यूटन बोले एक काम करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूं। तो उसने अगले दिन बुलाया, अगले दिन बोला तो उसने बोला एक काम करो, मैंने एक जुगाड़ लगाया। सो इट इज अ जुगाड़, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक थिंग। उन्होंने बोला एक काम करो, ये सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ, किसी और को मत बोल देना। बोला क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले एक काम करो, जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, यानी देखो न्यूटन ने क्या बोला, किसको बोला, किसको, नॉन इनर्शियल को। इनर्शियल वाले को न्यूटन कुछ नहीं बोला, वो बोले तुम शांति से रहो, कोई बात नहीं, सुखी रहो। ये जो नॉन इनर्शियल वाले दुखी होके पहुंचे थे न्यूटन के पास, उनको न्यूटन ने एक जुगाड़ बताया। उन्होंने बोला एक काम करो, जो तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो वही फ्री बॉडी डायग्राम हर कोई बनाता है। क्यों, क्योंकि इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग तो किसी को अलग नजर नहीं आएगा ना। तो देयरफॉर सबके फोर्सेस के डायग्राम, कंपोनेंट वगैरह तो सब सेम आएंगे। सिर्फ नॉन इनर्शियल वाले को न्यूटन ने बोला चुपके से ये काम करना, जब फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो जाएगा ना तो चुपके से एक एक्स्ट्रा फोर्स बना देना। तो बोला एक्स्ट्रा फोर्स, कौन सा फोर्स, मुझे तो कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा। बोला हाँ नजर आएगा भी नहीं, पर इक्वेशन सही चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोला हाँ क्यों नहीं, इक्वेशन तो हम चाहते हैं कि भाई सही हो, हमारा तो इक्वेशन गलत आ रहा है, देखो ये वाला तो गलत है क्योंकि ये नॉन जीरो और ये जीरो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले काम करो, इसीलिए मैंने जुगाड़ बनाया, ये रियलिस्टिक नहीं, ये जुगाड़ है। क्या, कि तुम एक एक्स्ट्रा फोर्स चुपके से बना देना। यू माइट से एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा फोर्स, तो इसी का नाम हो गया स्यूडो फोर्स। ये हर कोई नहीं बनाएगा, ये बनाएगा कौन, ये सिर्फ नॉन इनर्शियल अगर ऑब्जर्वर है तो। हु इज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, अगर एक एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर है तो वो हो जाता है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और सिर्फ वही एक चुपके से एक्स्ट्रा फोर्स बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स। वो क्या है, दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। तो आज मैं बताऊंगा स्यूडो फोर्स का प्रॉपर्टी। और माइंड यू, स्यूडो फोर्स इज नॉट एनी फोर्स, इट्स ए जुगाड़, मैंने पहले ही बोल रखा है, ठीक है ना। अब जुगाड़ किस तरीके का, तो उसका मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। नंबर 1, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, याद है ना, फोर्स के हमने प्रॉपर्टीज पढ़े तो मैग्नीट्यूड बता, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, m इनटू a। बट अभी रुको, m तो चलो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट, लेकिन a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ये पूरा पूरा प्योरली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड आ गया, सेकंड आ गया डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। थर्ड, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन, थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट बी एप्लीकेबल at center of mass of system of particles. Fourth, because it's a false force, नहीं और क्या, I think that's it, है ना, इसमें पुश पुल का कुछ नहीं होता है, और तो क्या है, फीचर इज दैट इट इज ड्रॉन बाय डॉटेड लाइन, ठीक है, टू इंडिकेट that it is a false force. एक बार से एक तरफ आप कह रहे हो फॉल्स और एक तरफ ड्रॉ भी करा रहे हो, क्या चक्कर है। मैंने बोला ना ये, अच्छा सॉरी तो मिटा दिया,
ये जो पहला इक्वेशन गलत आया था ना ऑब्जर्वर बी का, अगर उसको सही करना है, उसके इक्वेशन को सही करना है, तो फिर ये करने पड़ेंगे, और उसी को करना है, और किसी को नहीं करना है, ए को नहीं करना है, ए तो इनर्शियल है, उसको कुछ नहीं करना, उसको तो इक्वेशन जैसे लिखेंगे वैसे ही सही आ जाएंगे, पर इसके इक्वेशन को सही कराना है, इन दैट केस ये एक्स्ट्रा स्टेप तुमको करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। यानी अब जो बी डायग्राम बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, ए डायग्राम बनाएंगे अलग होगा। ए का डायग्राम कैसे होगा? ए का डायग्राम ऐसे, टी एन एम जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए का डायग्राम में कोई परेशानी। बी के डायग्राम क्या हो जाएगा? अब as I said, B will draw an extra force, तो एक तो टेंशन हो गया, एक mg आ गया, और एक नॉर्मल एक्शन आ गया, और एक मैंने बताया ना pseudo force which will work in this direction। और देखो जरा, मैंने डॉटेड बनाया। जैसे ये फोर्स बना लेंगे ना, अब देखना बी का इक्वेशन भी सही हो जाएगा। अब बी क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे एक्स का इक्वेशन एज t माइनस एम ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि b को तो एक्सेलरेशन नजर ही नहीं आ रहा, वो तो रेस्ट पे नजर आ रहा है। और जो y का इक्वेशन है उसमें तो पहले भी कोई परेशानी नहीं था, n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन वही बन गया जो a ने लिखा है। तो you might say, ये तो क्या है, इतना क्या कर दिया हमने, इतने सारे चेंजेस के, इक्वेशन तो वही बन गया ना। वही तो बात है कि हमारा पर्पस ही क्या था, कि हम चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से b भी सही इक्वेशन तक पहुंच पाए। तो B को सही इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए हमने ये सारा जुगाड़ किया है, एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाया है, एंड दैट इज सूडो फोर्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुनो। कई बार पता है क्या होता है कि जैसे मान लो ये बस जो है, ये तो बस है ना, मैं एक काम करता हूं, इसको बस ना बना के मैं इसको एक कुछ ट्रॉली टाइप का बना देता हूं, और ट्रॉली मान लो एक्सेलरेट कर रहा, मान लो ट्रॉली किसी और बड़े सिस्टम के अंदर मौजूद है, मान लो कोई डिस्क या कुछ इस तरह से मौजूद है, और डिस्क भी एक्सेलरेट कर रहा है, then there are not two accelerations, समझ रहे हो? there are two acceleration। तो when I say ma, वो जो a है वो कौन सा है? a is the net acceleration of the observer। तो मान लो ट्रॉली खुद एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रॉली किसी और सिस्टम के अंदर है जो कि खुद एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो a2 से, ट्रॉली a1 से, तो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, पहले देखो क्या आता है, वो हो गया a वेक्टर विच इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो वो जो a वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सिर्फ ट्रॉली या सिर्फ डिस्क का जो एक्सेलरेशन है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। तो देयरफॉर ध्यान रखना, व्हेन आई से ए, आई मीन ये कौन सा एक्सेलरेशन? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एट रेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग जो है बाय डिफॉल्ट एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, और ठीक है ना, मानते हैं, ठीक है, तभी देखो सूडो फोर्स नहीं लगा, ठीक है। चलो, so that was a short introduction to pseudo force। We'll soon discover what is the role of pseudo force, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन था, इसके लिए तो pseudo force का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं था, हम तो ए के हिसाब से इक्वेशन लिख के फटाफट सॉल्व करके दे सकते। इसलिए इस केस में तो देखो बी का ऑब्जर्वेशन या बी ऑब्जर्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कई जगह वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो we'll discover that in a short while। I hope you got all the points of pseudo force, right? हाँ जी, आप बोलो, कुछ फटाफट सवाल पूछना है तो। सर सीएम क्या है? कांटेक्ट मास, एप्लीकेशन एट सीएम, सेंटर ऑफ मास। अच्छा ओके हाँ, सर। तो वैसे भी मैंने पहले डिक्लेयर कर रखा है इस चैप्टर में, जहां पे भी हम ए बोल रहे हैं, ए मीन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये बार बार हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट हट गया, नहीं, वो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बता दिया था मैंने, इस पूरे चैप्टर में व्हाट डू यू मीन बाय F इज इक्वल टू ma is only one point का एक्सेलरेशन, and that is center of mass। वो चाहे कोई कुछ भी क्वेश्चन अभी तक हमने जितना भी किया, ठीक है ना। अभी चलो तो मिटा दिया, वेज का एक्सेलरेशन किया, तो वेज का कौन सा एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास। रॉड का एक्सेलरेशन किया, कौन सा? सेंटर ऑफ मास। ये चीज वो अलग बात है कि रॉड क्योंकि एक रिजिड है और वो नीचे आ रहा है, तो देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोलो या टिप का बोलो या लोअर टिप का बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं, बट आज नहीं पड़ रहा है। बट जैसे जैसे हमारे लेवल ऑफ डिस्कशन बढ़ेगा तो देखना सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर सेंटर स्टेज, इन द सेंस कि इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है सेंटर ऑफ मास। तभी तो हमने वो जो वेज है, क्वेश्चन हम वेज का कर रहे हैं। और याद करके देखो, हमने सबसे पहले दिन बताया था
इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट व्हाट, अ पार्टिकल। अब वेज कहां से पार्टिकल हो गया, रॉड कहां से पार्टिकल हो गया, ये बॉक्स, अब तो सब मिटाई दिया है, ये जो बॉक्स अभी ड्रॉ किया तो वो कहां से पार्टिकल हो गया, ना हम उसको पार्टिकल जैसे मान रहे हैं। क्यों? तो इसमें दो पॉइंट्स है, एक तो हमारा ऑब्जर्वेशन का जो एरिना है दैट इज वेरी बिग एंड द आइटम इज स्मॉल, दैट्स वन रीजन। बट इवन मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज द अदर वन, एंड दैट इज, जो सेकंड रीजन जो अब मैं बताने वाला हूं, एंड दैट इज जब वेज जा रहा है तो यूं जा रहा है। तो वेज के कोई भी पॉइंट ले लो, टिप ले लो, लोअर टिप ले लो, इधर वाला ले लो, बीच वाले कोई पॉइंट ले लो, है ना, कहीं पे भी ले लो, सरफेस पे ले लो, हर पॉइंट के एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट सेम होता है। So that was the key point due to which I am considering the wedge, which is not a particle, but we are considering it as a particle or behaving like a particle. ये पॉइंट हमने पहले क्लैरिफाई किया था, but now that you are asking again, तो मैंने उसको रीइटरेट कर दिया, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, ठीक है ना। So we are all considering in these cases particles. अब मान लो पार्टिकल नहीं है तो फिर किसको मानेंगे, सेंटर मास। अच्छा, और सर अगर जैसे एक ट्रेन मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और उसके अंदर ट्रॉली है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या लेंगे एमएम? मेरे को अभी मैं 4 और 3 नहीं बोल रहा हूँ, 4 + 3 नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 का वेक्टर और 3 का वेक्टर। क्यों? हो सकता है ट्रॉली इधर एक्सीलरेट कर रहा है 4 और कुछ और चीज 3 एक्सीलरेट कर रहा है, तो पता चला रिजल्टेंट 5 हो गया। सपोज अगर 90 डिग्री पे हुआ तो 5 हो जाएगा, 4 और 3 का रिजल्टेंट। ठीक है सर। इन दैट केस m into a में a क्या पुट करेंगे, 5। डायरेक्शन क्या पुट करेंगे ना, 4 3 5 के ऑपोजिट, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन। So I'm not saying anything new, I mean it's just that because you are asking a situation, तो मैंने उसी के हिसाब से अपना ही पहले का बोला हुआ चीज को अप्लाई कर, मैंने पहले ही बोल दिया a means what, acceleration। चलो मैं लिख ही देता हूँ, a means acceleration of observer with respect to ground। अब मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई चीज चल रहा है, फिर उसके अंदर कोई और चीज चल रहा है, उसके अंदर एक ट्रॉली को बैठा रखा है, वो भी एक अपना एक्सेलरेशन कर रहा है, तो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर सबको मिला जुला के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले एक्सेलरेशन निकाला, समझे ना, तब जाके वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन निकला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। सर स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है, तो इसलिए वो तो क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली सेइंग दैट सिंपली पुट a is supposed to be the acceleration of observer with respect to ground, उसके हिसाब से स्यूडो फोर्स अप्लाई करें। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे सर? स्प्रिंग बैलेंस तो वही फोर्स लीड करेगा ना जो ए देख रहा है। स्प्रिंग बैलेंस, यस देखो स्प्रिंग बैलेंस में जो फोर्स आ रहा है वो दुनिया में कोई भी देखे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर देखे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑब्जर्वर देखे, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स का रीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, फोर्स का रीडिंग वेरी नहीं करता, हर कोई सेम ही देखता है। वेलोसिटी का रीडिंग अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का रीडिंग अलग हो सकता है, पोजीशन का रीडिंग अलग हो सकता है, एक्सेलरेशन का रीडिंग अलग हो सकता है, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करेगा। यानी एक ही ऑब्जर्वर एक ही ऑब्जेक्ट के, दोबारा सुनो, एक ही ऑब्जेक्ट के पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के आंसर अलग अलग जने अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो खुद भी मूविंग हो, वो भी अगर सारे स्टेशनरी हो तो सबका सेम ही आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, वी डोंट नो। इन दैट केस अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, किस किस चीज के, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, पोजीशन। लेकिन अगर इन सारे ऑब्जर्वर्स को फोर्स का रीडिंग लेने बोलोगे, सबका रीडिंग सेम आएगा, ठीक है ना। फोर्स का रीडिंग ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता, ये फोर्स का रीडिंग होता है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, और तुम दौड़ते हुए रीडिंग लो या स्टेशनरी होकर रीडिंग लो, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तुमको सेम दिखेगी, ठीक है ना। चलो, there is a question also, that is earth is also accelerating and so every object should feel pseudo force in radial outward direction. Aryan, you are right, you are very very right, every object is going to feel that or rather should feel that. It is just that मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे अभी आई एम श्योर तुम्हारे घर में हो सकता है फैन चल रहा हो सकता है, नहीं चल रहा तो चलो एसी चल रहा होगा। अब जरा उस पर ध्यान दो, आवाज आ रहा है ना, आ रहा होगा, अगर फैन चल रहा है तो फैन का आवाज देखो, हाँ आवाज आ रहा है, एसी चल रहा है तो देखो एसी का आवाज आ रहा है। लेकिन 2 मिनट पहले क्या तुम कॉन्शियस थे एसी की आवाज के बारे में या फैन की आवाज के बारे में? नहीं, कि लिख रहे हो देखो फैन, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास एक और कैपेबिलिटी है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम फीलिंग द इंपैक्ट ऑफ फोर्स,
we also have a capability that if a force happens continuously, तो हमारे सेंसेस धीरे धीरे उसको एडजस्टमेंट के अंदर डाल देता है, सेंस करना बंद कर देता है। तो पंखा 24 घंटा भी अगर चलता है तो पंखा 24 घंटे में 24 घंटा आवाज करता है, लेकिन हमें कोई एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आवाज आ रहा है 1-2 मिनट तक तो पता चलता है, जैसे फैन ऑन किया तो आई एम श्योर उसके आवाज भी थोड़ा सा परसेप्शन के अंदर आया हो, बट विद इन अ मिनट और सो वो चला जाता है सबकॉन्शियस। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अस या विद अस ऑन द अर्थ। अर्थ स्पिन कर रहा है, तो therefore we should feel a force continuously. Yes, we should, but we have become unaware of that. जबकि अभी एक मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड में बैठा देता हूं मैं, मेरी गो राउंड जैसे घूमना शुरू होता है तो हमें भी कुछ अजीब सा लगता है, या कोई कार टर्न करता है तो हमें लगता है जैसे कुछ बाहर की तरफ टेक दिया जा रहा है, यानी वी आर अवेयर ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज एट दैट मोमेंट वी आर कॉन्शियस। बट अब ये तो एक्सपीरियंस करो तो ही पता चलेगा। एक मेरी गो राउंड में बैठा दिया जाए, मान लो 4 घंटा, वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, देखना विद इन फ्यू मिनट्स, आफ्टर 5-10 मिनट्स योर सेंसेस विल शट यू आउट ऑफ दैट, यानी तुमको फील होना ही बंद हो जाएगा। सो दैट इज अ capability that we humans have, yeah, even maybe animals also have, and that is what, to slowly shut out of certain experiences if it is happening in a continuous manner. And that's why in our perception we are not moving in a circle as far as the earth is concerned. हमें तो अर्थ स्टेशनरी ही लगता है। That's the overall understanding या explanation of what exactly the question you are asking. ठीक है ना? देहम हैज आस्क्ड कि क्या इसके मतलब जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे तो स्यूडो फोर्स लगाया जाएगा? देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब होता है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, अगर वो बना रहा है तो उसको स्यूडो फोर्स बनाना पड़ेगा। यदि फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी इक्वेशन सही हो पाएंगे एज पर हिज ऑब्जर्वेशन, ये ध्यान रखना। So I think we have discussed enough. Now let's move on. The first question that I would like to ask as far as pseudo force is concerned is this. तो मान लो ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है और ये थीटा है। The question is find out the acceleration of capital M and also acceleration of small m. Because this is a question to be discussed thoroughly, so therefore I'm not giving you any time to think. Some of you might have already done this question, doesn't matter, एक बार just discussion को अच्छे से सुन लो, ठीक है? मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ और मैं दोनों तरीके से करूंगा, पर क्योंकि आज टाइम कम है तो आज मैं सिर्फ स्यूडो वाला अप्रोच करता हूँ। बट यू माइट से नहीं, अगर मुझे स्यूडो नहीं लगाना है, मोस्ट वेलकम, स्यूडो लगा के भी कर देता हूँ, स्यूडो बिना लगा के भी कर देता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 ऑब्जर्वर रखता हूँ, ये इनर्शियल है ऑब्वियसली, और ये जो है सपोज एक चेयर लगा देता हूँ यहाँ पे और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल ऑब्जर्वर, this is a non-inertial observer and this is an inertial observer because he is fixed to the ground. तो इसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे, आज इसका डिस्कशन करेंगे। लेट अस से, और होगा क्या, देखो कि ये जो स्मॉल एम है नीचे आएंगे, पर स्मॉल एम जब नीचे आ रहा है तो ये इस तरीके से धक्का मार रहा है इसको नॉर्मलेशन कैपिटल एम, तो कैपिटल एम को नॉर्मलेशन इधर, तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर भी होगा। तो therefore the capital M will start moving horizontally in this direction. So therefore इस तरफ कैपिटल एम का एक एक्सेलरेशन होगा, ये कैपिटल एम। However, the acceleration of small m is a little more complex. The acceleration of small m is a little more complex. मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर ये है। सपोज ये ऑब्जर्वर इस स्मॉल एम को इस तरफ एक्सेलरेट करते हुए देख रहा है, ए स्मॉल एम। ध्यान रखना, a small m is not the acceleration of small m. You might say ये क्या confusion है? अभी तो आपने बोला कि a small m is the acceleration of small m. जी नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला let us say a small m is the acceleration of small m as observed by this non-inertial observer. Non-inertial observer. ठीक है? यानी ये इसका true acceleration नहीं है। small m का ये true acceleration नहीं है। फिर क्या है?
नहीं, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि इसको नजर आ रहा है, समवट लाइक दिस। अगर तुम इस बंदे से पूछोगे कि बॉस के, इस बंदे से अगर पूछोगे भाई बॉस का एक्सेलरेशन क्या है, वो तो 0 बताएगा। If you ask this person what is the acceleration of this box, तो ये तो 0 बताएंगे क्योंकि तो सामने दिख रहा है पड़ा हुआ। तो therefore acceleration as observed by this non-inertial observer about the box is that it is 0. But क्या इसके ट्रू वैल्यू हो गया इसका मतलब? नहीं ना। That is the observation of the observer, which is I am taken in this case equal to 0. In this case तो कुछ ना कुछ acceleration से आएंगे, तो इसको ये नजर आता है। Suppose अब आफ्टर ऑल इसी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आई डोंट माइंड दैट आल्सो। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। कैपिटल एम में देखो एक एमजी आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। असली फोर्स तो ये सपोज एन है, ये एन डैश है, ये एमजी है, यही 3 फोर्स है और तो कुछ है। ये कितना होगा और ये कितना होगा। देखो अगर ये थीटा हुआ है ना, ये अगर थीटा होता है ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये तो थीटा है, तो ये भी देखना थीटा होता है। तो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा। Therefore writing the equations for capital M is very easy. तो कैपिटल M का इक्वेशन, कैपिटल M का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? कैपिटल M का जो इक्वेशन है वो है n sin थीटा इज इक्वल टू m a कैपिटल M और दूसरा है mg। ये हो गया x का इक्वेशन, ये हो गया y का इक्वेशन। n डैश माइनस mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू g। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन सर। अब एक काम करता हूं, ये हो गया कैपिटल एम का इक्वेशन। अब आ जाओ असली, वो है स्मॉल एन। स्मॉल एन का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा इस तरीके से कि ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल एक्शन n। और क्या, मैं क्योंकि स्मॉल एम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है वो तो चलो ये स्मॉल एम ठीक है, बट क्योंकि स्मॉल एम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, इसलिए क्या होगा, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो स्यूडो फोर्स लगा दो फिर। इधर कैपिटल एम के ऑपोजिट, क्योंकि ब्लॉक का और इसका एक्सेलरेशन सेम है, तो देयरफॉर स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऐसे डायरेक्शन एम ए कैपिटल एम। तो एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया। तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा, ये तो थीटा है, फिर ये हो जाएगा m a कैपिटल M cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया m a कैपिटल M sin थीटा। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये तो जस्ट एक टेम्पोररी क्वेश्चन आया था उस समय, तो डिस्कस हो गया, अब इसका रोल खत्म। ठीक है, नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। Therefore अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो दैट केस क्या होगा ना, पहली बात तो इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मान, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, as written by that person, क्या हो जाएगा, x वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, m cos थीटा प्लस mg sin थीटा is equal to m a small m, because a small m is the acceleration as observed by। और क्योंकि अगर इस बंदे से पूछोगे क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे कर रहा है ऐसे, तो बोलेगा वो ना करेगा, नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक थोड़ी इंक्लाइन प्लेन से छलांग लगा के चला गया या अंदर घुस गया, वो तो हो नहीं रहा, आपस में एडजस्ट होके चल रहा है। तो देयरफॉर उसका जो y का इक्वेशन होगा वो होगा n, एक काम करें n तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, n डबल डैश पर, ठीक है ना, n डबल डैश, तो n डबल डैश प्लस m a m sin थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m into 0। क्योंकि अगर इस बंदे से पूछोगे कि ये जो ब्लॉक है ये x के अलावा क्या y के अलावा भी मूव कर रहा है, तो ये मना करेगा नहीं। So therefore with respect to this person, अगर स्मॉल m का देखोगे एक्सेलरेशन इज व्हाट ना, along the incline,
इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं है, एज नोटेड बाय दिस पर्सन। ये इसके पूरे सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, एक बार अच्छे से देखो। अब देखो हमारे पास अननोन क्या क्या है, एन, एन डैश, एन डबल डैश, ए स्मॉल एम एंड ई कैपिटल एम। ठीक है, अच्छा सॉरी ये एन डबल डैश, ये तो एन ही है, यही एन तो उसके ऊपर लग रहा है ना, एन डबल डैश नहीं एन, सॉरी ये नया वेरिएबल नहीं है, तो वही वाला एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, तो एन आ गया तो है ना। यानी हमारे पास 4 इक्वेशन है, एन, एन डैश, ए स्मॉल एम, ए कैपिटल एम, और चारों इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, बट अभी रुको, एक प्रॉब्लम रह गया, अभी ये थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैंने इसको वैल्यूज, देखो ये तो बहुत ज्यादा जनरल है, इसलिए इसको सॉल्व करने का मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लेटेस्ट से अगर इसके वैल्यूज दिया होता, मैं एंगल दे दिया 30 डिग्री या 37 डिग्री और 2 किलो 5 किलो कुछ दे दिया एंगल, इन दैट केस क्या होता है, इनको सॉल्व करके मैं इन चारों के वैल्यूज भी निकाल लिया होता। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, वेक्टर फॉर्म में तुमको बताना है कि ए एम वेक्टर क्या है और ए कैपिटल एम वेक्टर क्या है। तो मैं एक काम करूं, छोटा सा चेंज करूं, ये ए एम ना लिखकर इसको ए लिख, उसके पीछे रीजन इज दैट कि ए एम मैंने रिप्रेजेंट किया एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल, और ये जो देख रहा है वो सपोज ए है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं, बस छोटा सा चेंज है हल्का सा। क्योंकि मेरे पास एक और क्वेश्चन भी तो पेंडिंग है ना, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद कर रहा हूं। यानी फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्मॉल एम वेक्टर, क्या आएगा, ए स्मॉल एम वेक्टर आएगा और ए कैपिटल एम, तो ए कैपिटल एम इजी है वो पहले कर लेते हैं, क्या ए कैपिटल एम पहले लिख लेता हूं, ए कैपिटल एम हो गया माइनस ए एम आई कैप, भाई सॉल्व करके ए भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, एन डैश भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा। स्मॉल ए, ये क्या लिखो, जल्दी लिखो, स्मॉल ए का एक्सेलरेशन लिखो, स्मॉल ए एम का एक्सेलरेशन, यानी मान लो कि सॉल्व हो चुका है, ए कैपिटल एम सब नोन है, ए और ए कैपिटल एम नोन है, तुमको बस स्मॉल एम का वैल्यू लिखो। Okay, Aryan has given the answer कि √2 a square plus root, मतलब रूट अंडर में a square plus a small m का स्क्वायर। सब लोग ना मैग्नीट्यूड बता रहे हो, मुझे लग रहा है सब लोग ना मैग्नीट्यूड बताने के लिए उतावले हो, बट मैं मैग्नीट्यूड के लिए नहीं, मैं उसके लिए, हाँ आई थिंक श्रेयसी हैज नाउ गिवन अ बेटर आंसर, लेट मी चेक। ठीक है, थोड़ा सा बेटे श्रेयसी गड़बड़ कर दिया तुमने, जे कैप को गड़बड़ कर दिया, जे कैप बेटे श्रेयसी गड़बड़ हो गया, सानिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बस सानिया और श्रेयसी के आंसर में सिर्फ एक साइन का अंतर है, बाकी सब सही है। नाउ श्रेयसी इज करेक्टेड, ठीक है, दैट्स राइट। यानी ए स्मॉल एम पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए कैपिटल एम प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि देखो स्मॉल ए इज व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय दिस, तो एक ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, यानी अगर ओवरऑल देखोगे तो कैपिटल एम उसको इधर ले जा रहा है, ए कैपिटल एम, और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग के वजह से उधर जा रहा है, यानी क्या हो गया, माइनस ए कैपिटल एम प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया आई कैप। और क्योंकि इसका जो जी है वो डाउनवर्ड्स है, इसलिए माइनस ए साइन थीटा जे कैप। यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो तुम स्यूडो से करते हो, इन दैट केस इक्वेशंस तो कोई ज्यादा टफ नहीं आए, इक्वेशन तो ठीक ही आए, बट आंसर नहीं आता है,
आंसर के लिए थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ता है, इन द सेंस कि उसके बेसिस पे और कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तब जाके ट्रू आंसर आता है एक्सेलेशन, ये एक्सेलेशन आता है। तो चलो ए कैपिटल एम, तो मतलब कैपिटल एम का तो एक्सेलेशन तो चलो खैर आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वंस यू गॉट दीस वैल्यूज आनी, स्मॉल एम का कैसे निकाला ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आंसर्स करेक्ट आने लगे हैं, श्रेयसी सानिया ने करेक्ट आंसर दिए हैं, आई होप अदर्स विल आल्सो विल फॉलो सूट। ठीक है, अच्छा कल हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, कल करेंगे एज इट वुड बी हैंडल्ड बाय दिस पर्सन। आज हमने किया एज हैंडल्ड बाय दिस पर्सन। अगर इस बंदे को सब कुछ करने दोगे, न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, सब कुछ, सॉल्यूशन सब कुछ इसको करने दोगे, तो ये क्या करेगा, वो ये सब चीजें करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन, and then solve and find out these values and based on that give the final answer. This is what this person is going to do. ठीक है ना? But let's say if you have to find out what this person is going to do, in that case firstly try yourself today and write down the basic equations. You can write down the basic equations. फिर मैं भी इसी को कल सॉल्व करूंगा और फिर मैं भी इक्वेशन लिखूंगा और उसके बाद जो है then you can tally and cross. ठीक है, so that's what we're going to do tomorrow. Bhavya has asked कि एक बार okay, Soma has also asked एक बार वो small m का एक्सेलेरेशन रिपीट कर दो। देखो what I'm saying is that मान लो अगर कैपिटल m रेस्ट पे रहता तो इस बंदे का जो ये बंदा जो एक्सेलेरेशन देख रहा है स्मॉल m का, वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्मॉल है, तो स्मॉल a का कंपोनेंट a cos थीटा माइनस a sin थीटा, a cos थीटा i क्या माइनस a sin थीटा j क्या। तो अगर ये ब्लॉक सॉरी ये वेज अगर रेस्ट पे होता और अगर ये स्मॉल ए से आता, इन दैट केस क्या होगा, a cos थीटा i क्या माइनस a sin थीटा j क्या, छुट्टी। ये किसका है, ये हो गया स्मॉल m का। अगर ये कैपिटल m मूव नहीं करता तो सपोज ये कैपिटल m को रोक दिया हमने इस तरीके से, बट अगर मान लो इन द मीनवाइल कैपिटल m थोड़ा पीछे जा रहा है तो स्मॉल m हॉरिजॉन्टली a cos थीटा गया, पर इन द मीनवाइल सिस्टम ने उसको a कैपिटल m पीछे कर दिया, इसलिए उतना माइनस कर दिया, a cos थीटा में से a माइनस कर दिया। और जो वर्टिकल है उसमें तो किसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वर्टिकल रिमेन्स एज माइनस a sin थीटा j का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेज है वो है a cos थीटा i का माइनस a sin थीटा j का, और वेज खुद मूव कर रहा है, उस चक्कर में क्या होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस, वो भी कौन सा, x के अलोंग। क्यों, क्योंकि वेज y के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, वेज सिर्फ x के अलोंग मूव कर रहा है या नहीं। चलो ठीक है, सो लाइक वी हैव नाउ डन दिस क्वेश्चन टुडे विद स्यूडो फोर्स। इनके एक ही इक्वेशन के फॉर्मेशन, सोच, विचार सब कुछ अच्छे से देख, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ स्यूडो फोर्स। बट स्यूडो फोर्स कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर तुम कहोगे नहीं मैं तो स्यूडो फोर्स यूज नहीं करूंगा, मोस्ट वेलकम, वी कैन डू इट विदाउट स्यूडो फोर्स आल्सो, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज टुमारो। ठीक है, कल इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे पहले विदाउट स्यूडो फोर्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कोई डाउट है तो बताओ। थैंक यू सर। चलो ओके बेटे, और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, आज फिर यहीं पे खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। फाइन, चलो बाय बाय।